Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Israt Karnain, with the first year students, chapter number 7. मेरे बच्चे आज आपके लिए एक खास चीज लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 7 की ऑब्जेक्टिव। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। एक तो मेरे बच्चे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने, जैसे ही चैप्टर करोगे ऑब्जेक्टिव कर लेना। दूसरा वो वाले बच्चे जिन्होंने मेरे बच्चे ई कैट देना है, जिन्होंने अभी नस्ट का टेस्ट देना है, जिन्होंने जीकी का टेस्ट देना है, जिन्होंने फास्ट का टेस्ट देना है, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, मेरे बच्चे उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद होगा कि चलो शॉर्ट टर्म के अंदर कम से कम चैप्टर को देख के वो इस एमसीक्यूज को देख लें, काफी हद तक उनको रहनुमाई मिलेगी। बाकी मेरे बच्चे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैंने वो लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मतलब जो बार बार पेपर के अंदर जिनकी रेपिटेशन हो रही है उनको मैंने अभी सिलेक्ट किया है। टाइम कम होने की वजह से कम अभी कोशिश की है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ही। अब जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, पहला हमारा क्वेश्चन है कि 6p3 का जवाब बताएं। अब जिन्होंने 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एनपीआर का फार्मूला क्या होता है। ये देखें, यहां पर मैं डिटेल दे देता हूं मेरे बच्चे। एनपीआर इसका फार्मूला कैसे होता है, ऊपर आता है n फैक्टोरियल, नीचे आ जाता है n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, लेकिन आपको किसका जवाब चाहिए? आपको मेरे बच्चे चाहिए 6p3 का जवाब। इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये बताएं कि इट विल बी 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक रुक सकते हैं, नीचे ये 3 फैक्टोरियल, दिस कैन बी कैंसल, तो ये 120 आ जाता है मेरे बच्चे। इसका मतलब है आपका जवाब 120 है। लेकिन ये मैंने डिटेल इसलिए करवा दी है कि अगर ई कैट में आप एंट्री टेस्ट में या नस्ट के टेस्ट में बैठे होते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर के ऊपर जस्ट 6 लिखोगे, एनपीआर का बटन दबाओगे, 3 दबाओगे तो 6p3 का जवाब डायरेक्ट 120 आ जाएगा। बोर्ड के अंदर क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होता है तो वहां पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फॉर द इवेंट ए द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज। मेरे बच्चे जब मैंने ये 7 चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक शुरू किया था तो वहां पर भी डिस्कशन की थी, लेकिन आज फिर बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज -1 to 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की रेंज -1 to 1 होती है। मकसद है कि प्रोबेबिलिटी की कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है मेरे बच्चे, सॉरी, प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1, 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है। ये आपने वो टिक करना है जिसमें 0 के साथ भी इक्वल हो, 1 के साथ भी इक्वल हो, तो ये देख लीजिए, टिक करना। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। प्रोबेबिलिटी की अगर पेपर में आ जाए कम से कम वैल्यू बताएं तो आप बताना 0, ये 0। अगर पेपर में आ जाए प्रोबेबिलिटी की ज्यादा वैल्यू बताएं तो 1 बताना। अब देखें ना, ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ये आ जाए, इसके रेलिवेंट आ सकती है। जस्ट आपने कोशिश करनी है मेरी बातों को समझने की। मैं उसके रेलिवेंट कम से कम ट्राई किया करूंगा कि बोल दिया करूंगा। देखें, अब तक मैंने 2 बातें की, फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। पेपर में आ जाए 6p3 का जवाब बताएं 120, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेना। फिर मेरे बच्चे फॉर द इवेंट इन द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो 0 और 1 के दरमियान होती है, जिसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। फिर कह रहा हूं, अगर कह दे कि कम से कम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कितनी है तो क्या बताओगे? 0। ज्यादा से ज्यादा पूछी जाए तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। आ जाए मेरे बच्चे एनसीएन का जवाब। देखिए, एनसीएन का जवाब, इसका मेरे बच्चे जवाब होता है 1। वो बच्चे जिन्होंने मुझसे कॉम्बिनेशन वाला 7.4 का पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां पर मैंने डिटेल के साथ एनसीएन का जवाब बताया हुआ है कि एनसीएन का जवाब 1 होता है। अच्छा, अब देखिए, आपने रट्टा नहीं लगाना। पेपर में ये आ सकता है 3C3 का जवाब बताएं, फिर आप कहोगे पेपर में तो वो आ गया जो सर ने करवाया हुआ है। नहीं मेरे बच्चे, 3C3 का जवाब भी 1 होगा, 5C5 का जवाब भी 1 होगा, 6C6 का जवाब भी 1 होगा, 10C10 का जवाब भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बोल रहा हूं एनसीएन का जवाब 1। अगर कहते हैं तो मैं इसकी रीजन भी आपको बता देता हूं कि मेरे बच्चे, कि ये हमारे पास एनसीएन का जवाब 1 कैसे? ये देखें जी, ये बताएं आप लोगों को पता है एनसीआर का फार्मूला? एनसीआर का ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल और फिर मेरे बच्चे n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये बताएं कि मुझे एनसीएन चाहिए, इसका मतलब r की जगह n पुट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा एनसीएन।
ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे भी आ जाएगा n फैक्टोरियल, फिर बन जाएगा n माइनस n का फैक्टोरियल, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, ऊपर 1 n माइनस n विल बी 0 फैक्टोरियल। जिन लोगों को नहीं पता वो सुन ले 0 फैक्टोरियल 1 के। अब देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, तो इसलिए कह रहा हूं मेरी सारी बातों को गौर सुनिएगा। इसका मतलब है इसका जवाब 1 आ गया, तो एंड ये बात याद रखना, NCN का जवाब 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, अ डाई इज रोल्ड देन n ऑफ s। देखिए जिन्होंने 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है मैंने बताया हुआ, जब लूडो का दाना फेंका जाए, n ऑफ s का मतलब है टोटल वाकयात कितने रूनुमा हो सकते हैं। अगर आपने मेरे बच्चे कभी लूडो खेली हो तो आपको पता हो जब लूडो का दाना फेंका जाता है तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। इसका मतलब है टोटल इवेंट्स दैट कुड अकर आर 6, और वो आपसे उसकी तादाद पूछ रहा है, तो याद रखना n ऑफ s विल बी 6 हियर। इट्स ओके मेरे बच्चे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जो जो सुन रहे होंगे आपको तैयार होती जा रही होंगी, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ई इज, याद रखना मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल का मतलब है जो मुमकिन हो ही नहीं सकता। याद रखना जो मुमकिन हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ये याद रखना। अच्छा इवन हत्ता के मैंने इसलिए कहा है कि उसके रेलेवेंट बातें किया करूंगा, आपको जिसके बारे में यकीन हो कि ये चीज हर सूरत में होनी है, हर सूरत जिसके बारे में यकीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। तो जो इम्पॉसिबल है उनकी 0, जिनके बारे में यकीन है कि ये होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अच्छा द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n+2 n+1 n इज, मेरे बच्चे मैं इसका तरीका बता देता हूं, फिर उसके बाद अगर कहेंगे तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका भी एक बताऊंगा। मतलब जो बच्चा इसको नस्ट या ई कैट के हवाले से देख रहा होगा, एक शॉर्ट ट्रिक तरीका भी बताऊंगा फैक्टोरियल फॉर्म बनाने का। अब ये देखें, लेकिन पहले प्रोसीजर बताऊंगा। अगर इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, ये देख लें n+2 फिर n+1 फिर क्या है n। समझ उनको अच्छी तरीके से आएगी जिन्होंने 7.1 का मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। बार बार कह रहा हूं जिसने लेक्चर नहीं पढ़े हुए, 7 चैप्टर की पूरी सीरीज अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल है। चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट के अंदर ओपन करें 7 चैप्टर के अंदर आपको हर एक्सरसाइज मिल जाएगी। आपने क्या करना है फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए, इससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। n से एक कम कौन होता है n-1, इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दिया और n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड भी कर दिया। फिर आपको फैक्टोरियल की खूबी का पता है कि आप ऊपर सबसे बड़े के साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ ऊपर वाले में से सबसे बड़ा कौन है n+2, तो ऊपर मेरे बच्चे आ जाता है n+2 का फैक्टोरियल, नीचे मेरे बच्चे n-1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब है आपका ये वाला जवाब है कि ऊपर n+2 का फैक्टोरियल, नीचे n+1 का फैक्टोरियल। अच्छा मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका बताऊंगा। अगर भाई पेपर में ये आ जाए कि इसकी भी फैक्टोरियल फॉर्म बताएं, इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका ये है, देखें फिर कोई भी आ जाए पेपर में फैक्टोरियल फॉर्म आप बना सको। देखो आपने ऊपर ऐसे करना है कि ऊपर फैक्टोरियल लिखना है बड़े का, और नीचे ऐसे करना है इससे एक कम का फैक्टोरियल लिखना है। बताएं n से एक कम कौन है n-1, तो नीचे n-1 का फैक्टोरियल, वो देख लीजिए यही जवाब। मैं आपको छोटी सी और मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर पेपर में ये आ जाता है कि आप 654 इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बताएं, तो मैंने आपको क्या कहा है ऊपर लिखना है बड़े के साथ फैक्टोरियल। अच्छा बताएं ऊपर कौन है बड़ा कौन है 6 का फैक्टोरियल, 4 से कम कौन है 3, नीचे 3, ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ऊपर बड़े के साथ फैक्टोरियल, नीचे जो इंटीजर है उससे एक लेस करके जो है नीचे उसका फैक्टोरियल। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, बजाय इसके कि पेपर के अंदर टाइम जाया किया जाए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। टॉस दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज, एक कॉइन टॉस किया गया, उसके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। अच्छा पहले तो मेरे बच्चे इस तरह करते हैं, एक कॉइन टॉस किया जाए तो देखते हैं कि उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कॉइन टॉस किया तो या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कॉइन टॉस किया जाए तो उसके सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स होंगे, या हेड या टेल। अच्छा मतलब n ऑफ s की तादाद कितनी 2 है। अच्छा आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब एक इवेंट की निकालनी है, हेड आने की, बार बार कह रहा हूं हेड आने की, एक इवेंट की निकालनी है, तो ऊपर 1 नीचे 2 टोटल रखते होते हैं। आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी तादाद ऊपर नीचे टोटल। इसका मतलब है योर आंसर विल बी 1/2। नेक्स्ट अ डाई इज रूल्ड thus the probability that dots open the a die is ruled the probability that dots on the top is greater than 4।
मेरे बच्चे ये मुझे बताओ, जब एक लूडो का दाना फेंका जाए तो पहले तो ये देखना है कि उसके सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है कि जब एक लूडो का दाना फेंका जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसका मतलब है n ऑफ s विल बी 6 ईयर। अच्छा, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डेट ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 जितने इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बताएं कि ग्रेटर देन 4 कौन कौन है? 5 और 6। इसका मतलब है 2 इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी तादाद को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको ई का नाम दे देता हूं तो मुझे इन दो की निकालनी है, मतलब इनकी तादाद कितनी है? इनकी मेरे बच्चे तादाद 2 है। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई निकालना है तो ऊपर ई की तादाद मेरे बच्चे, नीचे n ऑफ s, इट विल बी 2/6। 2/6 का मतलब है 1/3। सो इसका मतलब ये मेरे बच्चे हुआ कि डाइस रूल द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। आई होप सो। फैक्टोरियल फॉर्म, अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि ये n-1 n-2, इसका फैक्टोरियल फॉर्म बनाने का शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या बताया? ऊपर बड़े का फैक्टोरियल, नीचे इससे एक कम का लगा के ऊपर n का आएगा, ऊपर n-2 से एक कम कौन होता है? n-3। इसका मतलब है इसका जवाब आएगा n फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल। देख लो, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, जल्दी हल हो गया है, आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डज नॉट अकर इज, मेरे बच्चे मैंने आपको ये जरा बात समझानी है। देखें, जो भी 7 चैप्टर बच्चा करता है उसने पूरे 7 चैप्टर के अंदर ये वाली बात डील नहीं की होती। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डज नॉट अकर इज, मतलब एक के ना अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? गौर करिएगा मेरे बच्चे, अगर आपको यह पता है कि इसके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और आपने ये निकालना है कि उसके ना अक्कर होने की कितनी होगी, 1 में से अक्कर होने की माइनस कर। ये जरूर सुन लीजिएगा। मिसाल के तौर पर देखें, मैं डिनोट कर लेता हूं पी ऑफ ई बार। ये क्या है? ये एक इवेंट के अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर वो निकालनी हो तो क्या करोगे? 1 में से माइनस करोगे उसके अक्कर होने की। अच्छा, ये फार्मूला फिर यूं भी बन सकता है कि अगर आपको निकालनी हो अक्कर होने की और अक्कर ना होने की पता हो तो 1 में से अक्कर ना होने की अगर निकाली जाए तो रह जाती है अक्कर होने की। मेरे बच्चे याद रखना, एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि ये एक इवेंट है, उसके होने की इतनी है, आप ना होने की निकालें तो उसको 1 में से माइनस करना है। ना होने की इतनी है, होने की निकालें तो 1 में से माइनस करना है। ये दोनों सूरतों में। इसका मतलब है मेरे बच्चे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डज नॉट अकर इज, मतलब अगर उसको पी ऑफ ई बार से डिनोट करते हैं तो 1 में से पी ऑफ ई माइनस करोगे तो ये इसका शायद जवाब हो। बड़ी उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। हमारे पास है इट्स क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पर्संस कैन बी सिलेक्टेड एट राउंड टेबल आर। मेरे बच्चे, जब मैंने सर्कुलर परमुटेशन आपको पढ़ाई थी तो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर मैंने कहा हुआ है कि उसका फार्मूला, 2 किस्म के फार्मूले बताए हुए हैं, एक लिविंग थिंग्स के लिए और एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और एक आपको कहा हुआ है कि सर्कुलर परमुटेशन में एक फिक्स करते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, इसका मतलब है, गौर करें, अब 5 पर्संस हैं, उनके कितने तरीके हैं? राउंड द टेबल, मतलब सर्कुलर परमुटेशन है तो मेरे बच्चे इसका मतलब है 5 में से एक काम करोगे तो 4 फैक्टोरियल। और याद रखना, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं तो 2 पे डिवाइड नहीं करना, अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो तो 2 पे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन नॉन लिविंग थिंग्स, देखो मेरे बच्चे, अभी बात हो रही थी कि नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के अंदर एक कम कर देते हैं बस उसका फैक्टोरियल, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक कम करके फिर 2 पे भी डिवाइड करते हैं। तो अगर n नॉन लिविंग थिंग्स है तो ये देखो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, फिर उसको हाफ भी करना है, ये ख्याल करना है। इसकी मेरे बच्चे रीजन मैंने क्वेश्चंस के अंदर दी हुई है, वहां पर सर्कुलर परमुटेशन का मेरा लेक्चर अटेंड करें, 7.3 के अंदर अवेलेबल है, 7.3 के अंदर अवेलेबल है। आप बड़े अच्छे तरीके से मेरे बच्चों बातें वहां पर एक्सप्लेन की गई हैं कि लिविंग थिंग्स में क्यों नहीं हाफ करते और नॉन लिविंग थिंग्स में क्यों हाफ करते हैं। Adai's rule, the probability that dots on the top are greater than 4। अब देखिए मेरे बच्चे, ये मुझे बताएं कि
आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसकी जी, एक डाई फेंका गया लूडो का दाना। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पता है कि जब लूडो का दाना फेंका जाए तो टोटल कितने इवेंट्स अक्कर हो सकते हैं? 6 अक्कर हो सकते हैं। आपको उनकी निकालनी है जो ग्रेटर देन 4 है। ये देखें, अगर मेरे बच्चे अभी आपको बता के हटाऊं 1 2 3 4 5 6 मतलब लूडो का 6, तो आपको इसका मतलब है टोटल तादाद कितनी है? 6। आपको किसकी निकालनी है? ग्रेटर। अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन द टॉप आर लेस देन 4। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपको लेस देन 4 का निकालना है, अच्छा डाई लूडो का दाना फेंका गया, इसका मतलब सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। सैंपल स्पेस के साथ 6 है क्योंकि 6 इवेंट अकर हो सकते हैं। आपको उनकी निकालनी है लेस देन 4 की। अच्छा लेस देन 4 कौन कौन है? 1 2 3, ये देख लेते हैं। ई मेरे बच्चे है 1 2 3, इसका मतलब है जिनकी निकालनी है उनकी तादाद कितनी है? 3। अच्छा अगर मेरे बच्चे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो ऊपर तादाद ई की रखोगे, नीचे आप एन ऑफ एस रखोगे, इसका मतलब है 3/6 एंड इट विल बी 1/2। सो योर आंसर इज 1/2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक इससे पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें ग्रेटर देन 4 की निकाली है, अब हमने लेस देन 4 की निकाल ली। अच्छा देखिए, NC6 बराबर है NC8 के, तो फिर n की वैल्यू बताएं। अच्छा जिन बच्चों ने 7.4 की हुई है, ये बेसिकली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये चीज अवेलेबल है, वहां पर हमने किया भी है, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे बच्चे। ये देखें NC6 ये बराबर है किसके? NC8 के। इन बच्चों को मैंने बताया हुआ है 7वें चैप्टर के अंदर कि एक भाई फार्मूला होता है कि NCR ये बराबर होता है किसके? NCN-R। इसका ये मतलब हुआ कि मैं दिल करे इधर वो फार्मूला लगा दूं, इधर मैं NC6 की जगह कैसे लिख सकता हूं? NCN-6। लेकिन इधर क्या चीज है? NC8। भाई वो वाला फार्मूला दिल करे इस पे लगा दे, दिल करे इस पे लगा दे। अब ये बताएं, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो NN के बराबर है, C के बराबर है, तो मैं ये करूंगा कि N-6 8 के बराबर। अगर यहां से n की वैल्यू निकली जाए तो 8 + 6 n विल बी 14। सो योर आंसर इज हियर 14। ये मेरे बच्चे इसका जवाब है। ख्याल करिएगा, इस तरह का अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी एमसीक्यूज के अंदर आप उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। अच्छा देखें, अ सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ क्वाइन, मतलब एक क्वाइन को, सिक्का जो आप जानते हैं ये टॉस वगैरह करते होते हैं, एक क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? वेरी सिंपल, आपको पता है जब एक क्वाइन को टॉस किया जाए तो यह हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब है उसके सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हेड और टेल। ये हेड और टेल, ये होता है टोटल वाकयात का सेट, बार बार कहता होता हूं। अच्छा, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इन डिजिट व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा आपने इन डिजिट्स में से 4 देखना है कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। हमने बड़ा डिटेल से परमुटेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखो टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल डिजिट्स 6 है। इसका मतलब है यहां पर मेरे बच्चे N6 होगा। जबकि गौर करें, आपने एक डिजिट जो बनाना है वो 4 डिजिट का बनाना है, इसका मतलब आपने एक वक्त में जो डिजिट चूज करनी है वो 4 है, इसका मतलब N6 है जबकि R4 है। अब आपको पता नहीं है परमुटेशन का फार्मूला कैसे होता है? NPR, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे मेरे बच्चे n-r का फैक्टोरियल। इट मींस हियर इट विल बी 6p4, ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - 4 का फैक्टोरियल, इट विल बी 6 फैक्टोरियल, इट विल बी 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे रुक सकते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल, दिस कैन बी कैंसल। तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 4 3 12 5 60 एंड इट विल बी 360। सो इट मींस योर आंसर विल बी 360। मेरे बच्चे आपको जरूरत नहीं है पेपर के अंदर इतना टाइम जाया करने की, आप पेपर के अंदर 6p4 डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। आ जाए मेरे पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले द क्रिकेट मैच, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो ये कह रहा है मेरे बच्चे कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो टोटल आउटकम कितनी हो सकती है? आउटकम से मुराद है टोटल वाकयात कितने रूनुमा हो सकते हैं, कितने वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। आप बड़े सिंपल यार, खुद आप मैच देखते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि मैच हो और फिर क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान मैच जीत सकता है, पाकिस्तान मैच हार सकता है, अच्छा मैच ड्रा भी हो सकता है।
ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभार। तो इसका मतलब है 3 वाकयात रूनुमा हो सकते हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो। तो ये देखें, ये फिर मैं बोल देता हूं, पाकिस्तान इंडिया प्ले क्रिकेट मैच, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इट विल बी 3, सो दिस विल बी आंसर। अच्छा, ये बड़ी एनसीआर कैन आल्सो बी रिटन एज, देखें आप पूरा चैप्टर करते हैं, इस तरह की बातें नहीं पढ़ते, एमसीक्यूज ये पेपर में आया हुआ होता है। अब ये देखें, एनसीआर को लिखने का एक और तरीका कौन सा है, याद रखना, सीएनआर, ये लिखने का तरीका है, ये ख्याल कर लेना मेरे बच्चे काफी, क्योंकि ये बिल्कुल आप ये टोटल ये पढ़ते ही नहीं है वहां पर। तो ये मेरे बच्चे एनसीआर को लिखने का तरीका कार है सीएनआर, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग कॉम्बिनेशन, एनीवे यू कैन राइट इट हियर। वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर गौर करें, ऊपर है 3 फैक्टोरियल, नीचे है 0 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल मेरे बच्चे, आप क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए, अगर इसकी डिटेल चाह रहे हैं 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, आपको पता है 3 फैक्टोरियल को 3 to 1 लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 2 विल बी 6, इसका मतलब है मेरे बच्चे इसका जवाब 6, ये मेरे बच्चे इसका जवाब है 6। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर गौर करें, NP2 30 के बराबर है, फिर n की वैल्यू निकालें। याद रखना, वैसे तो जिन्होंने मुझसे अच्छा ये चैप्टर पढ़ा है, हर मेरा लेक्चर अटेंड किया है, उसको इन एमसीक्यूज में कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे ये हम कर रहे हैं। देखिए गौर करिएगा, मैं इसकी थोड़ी आपको फिर डिटेल दे देता हूं कि ये चीज कैसे है। देखें, NP2 ये 30 के बराबर, आप n की वैल्यू निकालें, यहां पर गौर करिएगा, NP2 ये बराबर है 30 के। अच्छा, ये बताएं, NP2 का मतलब है n फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल, ये बराबर है 30 के। आप n को कैसे लिख सकते हैं, n फिर एक कम करें n-1 और कम करें n-2 इट्स फैक्टोरियल, नीचे भी मेरे बच्चे n-2 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 30। ये भाई यहाँ तक चाहे हम रुक सकते हैं, n-2 का फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, n इंटू n-1, 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5। मेरे बच्चे, मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि ये देखिए, ये 2 कंसेक्टिव का प्रोडक्ट है, इधर भी 2 कंसेक्टिव का प्रोडक्ट है, अगर ये 2 कंसेक्टिव का प्रोडक्ट इस 2 कंसेक्टिव के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इधर का बड़ा उधर के बड़े के बराबर होगा। इधर बड़ा कौन है, n, उधर बड़ा कौन है, 6, इसका मतलब है n 6 के बराबर है। मेरे बच्चे, ये पूरा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, इसका मतलब है n 6 के बराबर है, तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि हमारे इसका जो जवाब है वो ये वाला होगा 6। अच्छा, नेक्स्ट मेरे बच्चे गौर करें, यहां पर हमारे पास है, वो ये कह रहा है कि n ऑफ s 20 है, n ऑफ b 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b की निकालें। कितनी बार आपको बता चुका हूं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसके तादाद को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल तादाद को रखते हैं, सैंपल स्पेस को। तो ये मुझे बताएं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालनी है तो वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालने के लिए ऊपर तादाद किसकी रखेंगे, b की, नीचे टोटल मतलब सैंपल स्पेस। अच्छा बताएं, n ऑफ b की तादाद कितनी है, 2 over 20, इट विल बी 2 over 20 एंड इट विल बी 1 over 10। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसका जो जवाब आ जाएगा वो 1 over 10 होगा, ये इसका जवाब। अच्छा, गौर करना मेरे बच्चे, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जवाब किसके बराबर होता है। जब मैं लास्ट एक्सरसाइज करवा रहा था 7.8, तो उसके पहले लेक्चर के अंदर हमारा डिटेल से डिस्कशन हुई थी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों। खासतौर पर एनडी टेस्ट के बच्चे अगर वो मेरी बात गौर से सुन रहे हैं तो वो ये याद रख रहे हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। देखें, अब वो ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकता है, वो ये कह सकता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी के, कब, तो आपने बताना होता है जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इतनी छोटी मोटी चेंजिंग तो वो कर सकता है, इतनी तो उसकी मर्जी चलती है। आगे नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चे 23 की तरफ, देखें एनपीएन का जवाब पूछ रहे हैं, ये बताएं कि जिन लोगों ने 7.2 पढ़ी हुई, एनपीएन का फार्मूला उनको पता ही होगा, एनपीएन का जवाब पता होगा। देखें, अगर नहीं पता तो फिर मैं डिटेल दे देता हूं, ये देखें जी, एनपीएन का जवाब वेरी सिंपल, एनपीएन का ऊपर n फैक्टोरियल
नीचे n माइनस आर, लेकिन r की जगह भी n है तो ये इसका फैक्टोरियल, तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है तो ये n फैक्टोरियल। मेरे बच्चे सिर्फ ये ना याद रखना कि npn का जवाब n फैक्टोरियल होता है, 3p3 का जवाब 3 फैक्टोरियल, 5p5 का जवाब 5 फैक्टोरियल, फिर सारे याद रखना। तो बहरहाल npn का मेरे बच्चे जवाब आ जाएगा n फैक्टोरियल, तो ये आपका इसका जवाब है। अच्छा, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। भाई 52 टोटल कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड उठाया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस कार्ड। एस। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ऊपर टोटल तादाद नहीं, ऊपर रखते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, नीचे टोटल। अच्छा एस कार्ड्स, टोटल तादाद कितनी है 52। आप बेशक यहां पर लिख लें कि ऊपर जी टोटल 52 है। अच्छा एस कार्ड कितने होते हैं, याद रखना एस होते हैं यक्के। जो लोग ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि यक्कों की तादाद 4 होती है। वैसे तो यक्के मतलब यहां पर कार्ड्स की बात हो रही है कि कार्ड्स के यक्के 4 होते हैं, इसका मतलब है एन ऑफ ई 4 के बराबर होगा। अब मेरे बच्चे अगर प्रोबेबिलिटी ई निकालनी है तो ऊपर एन ऑफ ई, नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस, इसका मतलब है इट विल बी 4/52, इट विल बी 1/13। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये हमारा जवाब। दो बातें आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, उसके बाद हम एमसीक्यूज की एंडिंग की तरफ जाएंगे। उन दो बातों को भी आपने एज अ फॉर्मूला याद रख लेना है। एंट्री टेस्ट में, बोर्ड के एग्जाम में काफी दफा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस दौरान भी ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की हुई एज अ फॉर्मूला इन चीजों को। ये देखें, एक तो ये बात कि अगर कहीं पर ये हो n+1 CR प्लस इधर हो n+1 CR-1, मेरे बच्चे मैंने आपको इसके ऐड करने का डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है। एंटी टेस्ट में, बोर्ड के एग्जाम्स में काफी दफा आया हुआ है। अगर दोनों सेम हो, ये दोनों सेम है, जो सेम है उनको एज इट इज लिख देना, जो सेम है उनको एज इट इज लिख देना है। ये देखिए, ये n+1 इसका जब यहां पर n+1 नहीं आएगा, सी। जो डिफरेंट है उनमें से बड़ा लिख देना, r और r-1 में से बड़ा कौन है, r, तो ये इसका जवाब होगा। और ये कोई नंबर्स के लिए भी मेरे बच्चे आपसे पूछ सकता है कि अगर यहां पर मिसाल के तौर पर 6C7 है, यहाँ सॉरी 6C3 है, यहाँ पर 6C4 है, तो ऊपर 6 आ जाएगा, लेकिन नीचे में से बड़े वाला नंबर लिख देंगे। अच्छा बहरहाल मेरे बच्चे एक और चीज ये भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रख लेना है कि पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है। ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 7.7 की ही नहीं होती, तो कहते मैंने करनी ही नहीं। और भैया एंट्री टेस्ट कैसे दोगे, नस्ट का टेस्ट कैसे दोगे, अच्छा चलो बोर्ड के एमसीक्यूज कैसे हल करोगे। तो कम से कम ये बात जरूर सुन ले फिर, पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला यूं होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, लेकिन ये इसके बराबर होता है अगर क्या हो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, फिर दूसरा फार्मूला नोट करें, एक ये आपने नोट करना है, एक मेरे बच्चे ये नोट करना है कि पी ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन याद रखना ये कब होता है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये दो बातें जरूरी हैं मेरे बच्चे। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो। अगर इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो 7.8 का पहला लेक्चर अटेंड करें, वहां पर अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आपको मुकम्मल इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। मेरे बच्चे यहाँ पर जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक और बात बता दूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का अगर फार्मूला आ जाए तो वो मैं एमसीक्यूज के अंदर बता चुका हूँ कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये देखें, ये बेशक अगर आपने तीसरी बात ये नोट करनी है तो ये भी नोट कर लें कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मेरे बच्चे बराबर होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी। लेकिन कब आपने लिखना है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर मेरे बच्चे
ए और बी इंडिपेंडेंट ईवर्ड से हों। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफिज़।